ओके बेटा, लास्ट टू क्लासेस से लेक्चर नहीं हो पाया था। लास्ट क्लास जो हमने ट्यूसडे को वेडनेसडे को कंप्लीट की थी, ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमने कंप्लीट किया था कोलाइडल सॉल्ट का प्योरिफिकेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कर लिया था, प्योरिफिकेशन कर लिया और हमने कहा था प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने से पहले बता दूं बेटा, इस बार जेई मेन में सरफेस केमिस्ट्री में से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं और ऑलमोस्ट कई पेपर में तो शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आए हैं। तो अपने आप में, और कभी सोचा भी नहीं होता था कि सरफेस केमिस्ट्री में एक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कंटेंट के हिसाब से इस बार कोरोना के चक्कर में सरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि सरफेस पे वायरस होता है, तो सरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन्होंने ज्यादा दी है। तो हम अपने आप पे आप डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्ट प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले बेटा हम डिस्कशन कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर में आपने कोलिगेटिव वर्ड पार्टिकल्स के नंबर से रिलेट किया था, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर से। तो सॉल्यूशन में कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था बेटा? रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर, सेकंड तुमने डिस्कशन किया था बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड तुम्हारा डिस्कशन रहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा कोलाइडल सॉल्ट के लिए ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इन 3 प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होती है? वेरी लो, क्योंकि कोलाइडल सॉल्ट के पार्टिकल का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। तो उसके अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? लार्ज, क्योंकि जनरली वो एग्रीगेट होते हैं, क्योंकि वो उनका साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने के कारण बेटा सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, डिस्पर्स फेज का डिस्पर्शन मीडियम में मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मोल फ्रैक्शन कम होने के कारण जैसे हमें पता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किस पे डिपेंड करता है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर और मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्ट के लेस होते हैं, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू वेरी लो होती है एक्सपेरिमेंटली। ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल। तो हम इस पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शोन बाय कोलाइडल सॉल्ट। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शोन करता है बेटा? उनका 4 का नाम लिखिए, फिर हम रीजन लिख लेंगे कि फर्स्ट 3 का मैग्नीट्यूड एक्सपेरिमेंटली वेरी लो होता है, तो उनका डिस्कशन कम करते हैं, ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूं, पहले ये उतार लीजिए, फिर डिस्कशन लिखवा देता हूं बेटा। However, due to large molecular mass of colloidal salt particle, experimentally
observed value for colligative property is small। बेटा लार्ज मॉलिक्यूलर मास होने के कारण कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल का, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास होने के कारण बेटा एक क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ dispersed phase and dispersion medium small। स्मॉल कह देते हैं बेटा, और कई जगह बुक्स में तुम्हारे यहाँ कट पेज में वेरी लो भी लिखा होता है, वेरी लो। मॉलिक्यूलर मास हाई, मोल फ्रैक्शन लो। मोल फ्रैक्शन लो है तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्मॉल होगा। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, यही लाइन स्टार लगा के लिखना है। पेपर में एक ही क्वेश्चन बनता है, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेजर कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल मॉलिक्यूलर मास osmotic pressure। Therefore only osmotic pressure colligative property is used for molecular mass determination of polymers when colloidal salt particle। बेटा हमें पता है कोलाइडल सोल क्या होता है, पार्टिकल, एग्रीगेटेड पार्टिकल होता है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन देकर एक ही ऑप्शन बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक क्वेश्चन हमने मेमोराइज किया है और कुछ भी नहीं किया। बीच में वो पूछ ले, रीजन पूछ ले कि 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी लो होता है, वो समटाइम नेग्लिजिबल होता है, वो कैलकुलेशन में हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती मॉलिक्यूलर मास की। बेटा टेस्ट का सिलेबस क्लास के बाद डिस्कस कर देंगे बेटा, लास्ट में जितना हुआ सरफेस केमिस्ट्री पूरा आएगा और केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले आप अभी के लिए टॉपिक डिस्कस कीजिए बेटा। नेक्स्ट हम टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, कलर ऑफ सोल एंड टिंडल इफेक्ट। 1 मिनट बाद रब कर दूंगा बेटा।
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम बेटा दो डिस्कस करेंगे, टू प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। कलर ऑफ सॉल, सेकंड स्पिंडल इफेक्ट। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कलर ऑफ सॉल। कलर ऑफ हाइड्रोफोबिक, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा लायोफोबिक। The color of hydrophobic salt depends upon the wavelength, depends upon the wavelength of the light scattered by dispersed phase particle। बेटा the color of hydrophobic salt depends upon the wavelength of light scattered by dispersed phase particle। कि भाई लाइट का अंदर कलरफुल लाइट में कौन सा विजुअल रीजन की लाइट में कौन सी वेवलेंथ डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल से स्कैटर्ड हो रही है। अब जो लाइट की वेवलेंथ स्कैटर होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? कलर हमने बता दिया किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है ओनली साइज एंड नेचर ऑफ dispersed phase particle। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है बेटा। वेवलेंथ ऑफ लाइट scattered depends upon the size and nature of dispersed phase particles। इसमें बेटा हम दो एग्जांपल, एक ही एग्जांपल का मेनली डिस्कस करेंगे, दूसरा गोल्ड सोल का भी लिख दूंगा। सिल्वर सोल का एग्जांपल डिस्कशन आ जाता है तो सिल्वर सोल के एग्जांपल को ही डिस्कस कर रहा। एग्जांपल सिल्वर, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा एजी सोल। कलर ऑफ सोल पार्टिकल dispersed particle size, ब्रैकेट में लिखा बेटा डायमीटर। स्फेरिकल मान के चलते हम उसके डायमीटर की बात डिस्कशन करते हैं। ये डेटा
मेमोराइज ही करना होता है। अगर हो जाए, पहले साइज बढ़ाते जाएंगे बेटा, 60 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर। जब उसका साइज 60 नैनोमीटर होता है बेटा पार्टिकल का साइज, तो उसका कलर क्या होता है? ऑरेंज, येलो। फिर साइज बढ़ता है पार्टिकल का तो कलर चेंज होता है बेटा, ऑरेंज, रेड। फर्दर साइज बढ़ता है 130 नैनोमीटर, तो कलर उसका हो जाता है पर्पल। फिर ऑलमोस्ट 160 नैनोमीटर साइज होने पर बेटा कलर उसका वायलेट। ये हमारे पास सिल्वर सोल का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल गोल्ड सोल। गोल्ड सोल में बेटा ऐसा पार्टिकल, इतना याद करना, एज अ पार्टिकल साइज इंक्रीजेस, कलर चेंजेस एज। फर्स्ट, जब पार्टिकल का साइज छोटा होता है, स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है उसका कलर बेटा पर्पल, देन शिफ्ट होता है बेटा पर्पल से ब्लू, ब्लू से फाइनली सेटल डाउन होता है कलर गोल्डन येलो। फाइनली कलर सेटल होता है गोल्डन येलो। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि कलर ऑफ सॉल डिपेंड्स अपॉन लाइट wavelength which is scattered by dispersed phase particle, and dispersed phase particle size and nature will control the or decide the wavelength of light scattered. In the end finally किस पे डिपेंड करेगा? dispersed phase के पार्टिकल पर। ये उतार लीजिए, 1 मिनट है, 1 to 2 मिनट बेटा उतारने के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में बेटा। इससे 3 to 4 पॉइंट्स ही हैं। वैसे तो शॉर्ट नोट लिखना आता है कि जैसे ही कोलाइडल सॉल में से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। ओके, बेटा तो बस अब हमारा डिस्कशन कलर पे होने के बाद बेटा, कलर वाला कम डिस्कस होता है, पेपर में भी कम आता है, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। इस बार का पेपर देखने के बाद जेईई मेन का और नीट के पेपर में भी हो सकता है सरफेस से क्वेश्चन ज्यादा है बेटा। जेईई मेन में तो भर के आए और इजी भी रहे। अब हमारा डिस्कशन है बेटा टिंडल इफेक्ट पर। ये उतार लीजिएगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कैसे हुआ बेटा? व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सोल placed in a dark place, the path of beam gets illuminated. This phenomenon is called Tyndall effect. और ये भी बेटा किस लिए हुआ? Scattering of light by colloidal particles.
और जो इल्यूमिनेटेड पाथ हुआ बीम का उसको टिंडल कोन कहा गया। अब इसके बारे में मैं तुम्हें बेटा एक डायग्राम से भी बताऊंगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी में थोड़ा सा लिखेंगे, ये रब कर रहा हूं बेटा। टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है। When a strong beam of light is passed through colloidal soil, and viewed at right angles। राइट एंगल्स का मतलब बेटा उसको परपेंडिकुलरली हमने देखा। The path of light becomes hazy। The path of light shows up as hazy और कोन। ये कोन को ही हम टिंडल कोन कहेंगे बेटा। पहले हम लिख लेते हैं हेजी बीम और कोन, बीम ऑफ कोन। अब ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज सोल पार्टिकल absorb light energy and scattered। वो सोल पार्टिकल बेटा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इसको स्कैटर्ड वर्ड से अच्छा एंड emits the energy in all directions। ये एक तरह स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी होता है बेटा। पहले ये उतार लीजिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया बेटा और एमिट किया ऑल डायरेक्शन में। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज इट इज कॉल्ड illuminates the path of the beam in the colloidal dispersion। अब बेटा एक ही लाइन में खत्म कर देते होते हैं डेफिनेशन को। तो वैसे the phenomena of scattering of light by the Sol particle is called Tyndall effect। लेकिन कई बार क्या है, टिंडल इफेक्ट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो तुम प्रॉपर्ली ऐसे लिखो when a strong beam of light is passed through colloidal soil and viewed at right angles, the path of light shows up as AC beam or cone beam of cone। This is because Sol particle absorb light energy
and emits the energy in all direction in space. In space भी पूरा कर लीजिए बेटा. ये स्टार लगा के लिखना है बेटा आगे वाला. The scattering of light. Scattering of light as it is called it illuminates the path of the beam illuminates the path of light beam in dispersion medium या कोलाइडल डिस्पर्शन भी कह सकते हैं बेटा. एक ही वर्ड में हम ये खत्म कर सकते हैं बेटा. एक लाइन में phenomenon the phenomenon of scattering light by the soul particles. The phenomenon of scattering of light by the soul particles is called a Tyndall effect. बेटा एनसीईआरटी में इसका ईयर लिख दिया जाता है 1869. ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है. इसमें 2-3 पॉइंट समझाऊंगा बेटा, पहले एक बार लिख लीजिए. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट भी बेटा, सेकंड डेफिनेशन वाला जो इसमें, ये तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन होती है. एक सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है illuminated beam of light or cone. Formed by the scattering of light known as Tyndall beam or Tyndall cone
अब बेटा ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिए बाय कोलाइडल सॉल पार्टिकल्स। भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे होगा? सॉल पार्टिकल से ही होगा। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से बीम ऑफ लाइट या कोन बनता है उसे टिंडल बीम और टिंडल कोन कहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट वाला एग्जांपल का हम बेटा अगर थिएटर में गए हो, जो प्रोजेक्टर पे लाइट का पाथ होता है, अगर थिएटर में डस्ट पार्टिकल होते हैं बेटा, स्मोक फिल्ड थिएटर होता है, तो हमें बीम ऑफ लाइट का पाथ क्या दिखाई देता है बेटा? सिमिलरली डस्टी रोड होती है तो हेडलाइट्स जो कार की होता है उसका भी हमें पाथ विजुलाइज होता है। ये दो एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते भी हैं और इनको हम लिखेंगे भी। डायग्राम बनाने से पहले अब हम इसमें एग्जांपल्स लिखते हैं बेटा। एग्जांपल हमें दोनों ही पता है, दोनों ही डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स वेयर टिंडल इफेक्ट इज विजुअलाइज्ड। फर्स्ट वन, hazy beam illumination in theater. ब्रैकेट में लिख लेना बेटा स्मोक फिल्ड डस्ट होनी चाहिए बेटा, तभी क्या होगा? डस्ट के पार्टिकल सॉल पार्टिकल का काम करेंगे बेटा। सेकेंड एग्जांपल, hazy beam illuminated by headlights of car on dusty road. तो वहां डस्ट के पार्टिकल हमारे लिए क्या काम करेंगे बेटा? सॉल पार्टिकल का काम करेंगे। Diagram, source of light, सोर्स ऑफ लाइट बना लिया बेटा हमने। से बीम ऑफ लाइट पास किया।
true solution. In case of true solution, light beam is not visible. जब लाइट की बीम विजिबल नहीं होगी तो बेटा टिंडल इफेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए लिखा जाता है ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि बेटा ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है कि वो लाइट के पार्ट को स्कैटर ही नहीं कर पाते बेटा, और जब हम उसे राइट एंगल से देखते हैं तो उसका पाथ हमें विजुलाइज होता ही नहीं है। अब यही अगर हमने लाइट का बीम लाइट सोर्स all particles, beam of light माइक्रोस्कोप, कई बार अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है बेटा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ह्यूमन आई, हमने क्या कहा था राइट एंगल्स पे देखने पर बेटा, जैसे हम थिएटर में नीचे बैठे होते हैं और लाइट का पाथ हमें ऊपर से दिखता है कि जो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट स्टार्ट होती है बेटा तो जो प्रोजेक्टर पे जाके कोलाइड करती है, तो हम प्रोजेक्टर पे जो लाइट का पाथ है प्रोजेक्टर तक पहुंचने का परपेंडिकुलरली विजुलाइज करते हैं। ये बीम ऑफ लाइट वो ह्यूमन आई माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं बेटा, तो हमें बीम ऑफ लाइट का पाथ विजुलाइज होगा। ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता। अब हमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने हैं बेटा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है। जैसे हमने कलर ऑफ सॉल्व में देखा था वैसे ही सिमिलरली यहाँ हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे। 2017 जेईई मेन में भी ये क्वेश्चन आया था बेटा, इट मींस मैं 2017 जेईई मेन वाला ही क्वेश्चन लिखवा रहा हूं एक तरह से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक्स्ट्रा है, ये उतार लीजिए, 2 मिनट्स दे रहा हूं।
Two important points. ये फिजिक्स में डिस्कस होते हैं बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के लिए बेटा, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। अभी सिर्फ हम लिखेंगे, एक याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट proportional to 1 by lambda 4, lambda wavelength, इसलिए बेटा जो वेव में बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग, उसके लिए सबसे ज्यादा बेटर विजुलाइज किसके लिए होती है? ब्लू कलर, better for blue color and poor for red color. कभी तुमसे पूछ ले कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किस लाइट की स्कैटरिंग अच्छा होता है बेटा? जिसका वेवलेंथ छोटा होता है, स्मॉलर। इसका डिस्कशन लाइट ऑप्टिक्स या किसी में होगा। अभी के लिए सिर्फ मैं लिखवा रहा हूं, एक्स्ट्रा कभी डिटेल में हमारे पास टाइम होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहे बेटा, हम कोलाइडल सॉल्व की डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा लिखवा है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ इतना रिक्वायर्ड अभी के लिए, द इंटेंसिटी of scattered light depends upon the difference between ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर बेटा, पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द dispersed phase and dispersion medium। भाई dispersed phase और dispersion medium के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब if difference is quite significant, if difference is quite significant, then Tyndall effect is visualized। टिंडल इफेक्ट बेटा तभी डिफाइन होगा, विजुलाइज्ड होगा
ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है बेटा फॉर लायोफिलिक सोल, दिस डिफरेंस is poor, not significant. Therefore, lyophilic salt does not show Tyndall effect. ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, और यही लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस भी हो जाता है कि लायोफिलिक सॉल्ट टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते या शो करते हैं तो बहुत ही पुअर, लायोफोबिक ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक के लिए ही विजुलाइज होता है क्योंकि वहां ही डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, चेक कर सकते हो 2017 जेई में उसमें आया था बेटा। और बोर्ड में तो शॉर्ट नोट लिखना ही आता कि राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन टिंडल इफेक्ट और व्हाट इज टिंडल इफेक्ट और व्हाट इज टिंडल कोन, बस। अब बेटा काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट डिस्कस करेंगे। ब्राउनी मूवमेंट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था बेटा। बेटा पूरा डिटेल में हम लिखने जा रहे हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट यानी कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। 1 मिनट ले लीजिए बेटा, फिर अब कर रहा हूं। ऊपर वाला ही लब करना अभी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, और इसी को बेटा एक नाम देते हैं ब्राउनी मूवमेंट और मोशन, ब्राउनी मोशन।
ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन बेटा एक बॉटनिस्ट था। ये रॉबर्ट ब्राउन 1827 बेटा, रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट था। स्टार्ट इसने एक्सपेरिमेंट किसी और पर्पस के लिए किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में बेटा पोलन ग्रेन्स को वाटर में प्लेस किया था और पोलन ग्रेन्स वाटर में सेटल डाउन नहीं हुए थे बेटा, और वो रेस्ट में नहीं थे, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, और उसी की मोशन को उसने रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, बॉटनिस्ट था, वो कोई कोलाइडल मोशन को डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक से हो गया वो अलग बात है। पोलन ग्रेन्स को उसने वाटर में प्लेस किया और पोलन ग्रेन्स की मोशन को उसने देखा कि उनको क्या रेस्ट में नहीं रहे, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे रैंडमली। सिमिलरली उसने यही देखा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के पाथ को देखा जाए तो वो भी एक कोलाइडल पार्टिकल का पाथ क्या होता है, जिगजैग मोशन में होता है, और यही जिगजैग मोशन को उसने क्या कहा, ब्राउनियन मोशन। हम लिखते हैं कि क्या किया रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट 1827 में, क्या किया, पोलन ग्रेन्स placed in water, pollen grains do not remain in rest, but move continuously and randomly। बेटा पोलन ग्रेन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और रेंडमली मूव कर रहे हैं। अब उसने क्या कहा, यही वेनस सोल particle is examined via ultra microscope, examined with the with an ultra microscope it is observed that it is the particle is undergoing
a constant rapid motion and its path लिख देते हैं बेटा, it moves in a series of short straight lines, moves in a series of short straight line path in the medium. मीडियम भी कौन सा बेटा? डिस्पर्शन मीडियम. चेंजिंग डायरेक्शंस, changing directions. अब ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था बेटा, तो रॉबर्ट ब्राउन का अब उसने कहा हम मेरा ऐसे देख लेते हैं, यहाँ हम क्या बना लेते हैं, हिमनाई. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. हम किसको? एक पार्टिकल की मोशन को देख रहे हैं बेटा. तो यहाँ गया, ये 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 कंटिन्यूसली एब्रप्टली अपनी मोशन उसके सामने रखिएगा, बट माइक्रोस्कोप के बिल्कुल सामने रहिएगा. इस तरह से एब्रप्टली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा. अब यही कंटिन्यूअस, अब एक लाइन में हम खत्म कर देंगे बेटा. कंटिन्यूअस zigzag movement executed by colloidal particles in dispersion medium is called Brownian movement और Brownian motion. Brownian नाम क्यों दिया गया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था. सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो Brownian movement. हम एक्सप्लेनेशन देंगे. एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही सिंपल होता है बेटा, क्योंकि हमें पता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेटा. जब डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से बेटा, कि मीडियम के पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. अब क्या होता है, कोई भी जब ये डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल से क्या करते हैं बेटा, स्ट्रक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो कोलिजन ही सोल पार्टिकल की मूवमेंट को करवाती है. सोल पार्टिकल मूव करता है. अब अगर अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, अगर ईच एंड एवरी डायरेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कोलाइड करेंगे, तब तो वो मूव नहीं करेगा बेटा, नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा. लेकिन अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं
तो वो पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख सकते हो। अब फैक्टर इसी से हमें क्या है, इसकी एप्लीकेशंस में भी लिखना होता है। ब्राउनी मोशन का एक्सप्लेनेशन देने पर बेटा अब हम लिखते हैं पहले तो करना बेटा, आज की इतना ही डिस्कस करेंगे, दौड़ाएंगे कि तुम्हें आराम से लिखना है। कॉन्टिन्यूअस, रैपिड, zigzag movement executed by a colloidal particle in dispersion medium known as Brownian movement or motion. अब suspension and through solution does not show Brownian movement. अब ये रब्त करूंगा बेटा। एक्सप्लेनेशन ब्राउनी मूवमेंट का क्या होता है बेटा? ब्राउनी मूवमेंट arises because of the impact of the molecules of the dispersion medium with the colloidal particles. It has been postulated that the impact of the molecules of the dispersion medium on the colloidal particles are unequal, leading to zigzag motion. However, as the size of the particle increases, the effect of the impacts average out and the Brownian movement becomes slow. बेटा क्योंकि अगर डिस्पर्स स्पेस का पार्टिकल का साइज बड़ा होता जाएगा तो उसकी जिगजैग मोशन क्या हो जाएगी, इतना नहीं होगा। ब्राउनिंग मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। एक हैवी बॉडी को मूव करवाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अल्टीमेटली व्हेन द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल बिकम्स बिग इनफ टू एक्वायर द डायमेंशन ऑफ सस्पेंशन, नो ब्राउनिंग मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड। इसका डिस्कशन वैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैथमेटिकल कंसिडरेशन के बेस पे दिया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हम सीधा लिखेंगे ब्राउनिंग मोशन को कौन एक्सप्लेन करता है बेटा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ब्राउनिंग मोमेंट का एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। Brownian movement arises because of the impact
because of the impact of dispersion medium particles या ब्रैकेट में लिख लेना बेटा molecules on the dispersed phase particles. It has been observed that the impact of the molecules of dispersion medium on the dispersed phase particles are unequal, leading to zigzag movement. बेटा अनइक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, इसलिए उसकी मोशन क्या रहती है? zigzag. However, as the size of dispersed phase particles as the size of dispersed phase particle increases and बेटा जैसे जैसे कोलाइडल साइज के पार्टिकल का साइज इंक्रीज करता है, the impact of collision average out. And the Brownian and moment increases. जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, ब्राउनी मूवमेंट क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता गया कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो उनको हिलाने के लिए अनइक्वल नंबर ऑफ कोलिजन का नंबर क्या होना चाहिए बेटा? डिफरेंस अनइक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लार्ज होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता, तो ब्राउनी मूवमेंट डिक्रीज करती है। और इन द एंड अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज सस्पेंशन जितना हो जाता है, तो ये इफेक्ट खत्म ही हो जाता है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मूवमेंट। First, size
डिस्पर्स्ड पार्टिकल। बेटा डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज अगर इंक्रीज करेगा, लार्ज होता जाएगा, तो ब्राउनिंग मोशन क्या होगी? डिक्रीज। वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, Brownian movement increases with increase of temperature। वो तो बात क्लियर है बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी बेटा, तो वो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस से बेटा। जैसे हमने कहा कि उसकी एवरेज एनर्जी में बेटा फर्क ही नहीं पड़ता होता, एवरेज एनर्जी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेम रहती है। तो इसलिए बेटा दी ब्राउनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दी ब्राउनियन मूवमेंट does not change with time and remain for the months or even for a year। लंबे टाइम तक रिमेन रहती है बेटा, समय के साथ चेंज नहीं होगी। चेंज किसके साथ होगी? कोलाइडल पार्टिकल का साइज, डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल का साइज चेंज होने पर। फोर्थ, conservation of kinetic molecular theory। बेटा कंफर्मेशन है, डिस्पर्शन मीडियम के अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी वो कोलाइड कर रहे हैं अनइक्वल नंबर में, किससे? डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल से। स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बेटा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोबारा देखेंगे। आज से लिखवा रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बेटा ब्राउनिंग मूवमेंट, Brownian movement does not allow settle down, does not allow the colloidal particles to settle down। अगर वो हमको सेटल डाउन नहीं होने देती, सेटल डाउन टू ग्रेविटी, मोशन होती रहेगी बेटा, और वो सेटल नहीं होंगे तो क्या होगा? thus increases the स्टेबिलिटी। पहले ये उतार लीजिए बेटा।
बेटा ये रब कर रहा हूं लास्ट पॉइंट। इतना को बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट। Brownian motion is used to determine Avogadro's number. बेटा Avogadro's number n is 6.022 10 to the power 23। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बेटा कैलकुलेट किया था। तुम्हारे यहां सिर्फ इतना ही लिखना है कि कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ही मेन रहेंगी, ठीक है। और लास्ट क्लास में इस वीक के एंड में कल बेटा पढ़, नेक्स्ट क्लास से पहले थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा, क्योंकि उसमें डेफिनेशन थोड़ा ज्यादा है। ये पढ़ के आना बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और आज जो पढ़ाया है इसको पढ़ना एक अच्छे से बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बेटा बहुत सारी डेफिनेशन है। सोल के पार्टिकल पे चार्ज कैलकुलेट चार्ज होता है, उससे हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन रहेगा। कल थोड़ा नेक्स्ट क्लास में स्पीड पे चलेंगे बेटा, क्योंकि एक ही टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। कल की टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बड़ी रहेंगी बेटा, तो थोड़ा फास्टली लिखवाऊंगा भी। और आज की क्लास में सिर्फ इतना है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें शुरू करके डिस्कस नहीं कर पाऊंगा और उसको मैं बीच में छोड़ना भी नहीं चाहूंगा। बस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में शुरुआत करके लिखवा देता हूं। द सॉल्व पार्टिकल्स कैरीज एन इलेक्ट्रिक, वो जनरली हमें पता है हाइड्रोफोबिक होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आज सिर्फ इतना ही लिखवा रहा हूं। सोल यही से शुरू करूंगा बेटा। पार्टिकल्स कैरीज सोल पार्टिकल्स कैरीज ना लिखो, कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमने सस्पेंशन से बनाया था बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट यूज करके, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट लिया था स्मॉल क्वांटिटी में, वो डिफ्यूज करवा दिया था सस्पेंशन पर। तो जो पार्टिकल्स एक्सेस में एब्जॉर्ब होता उसी का चार्ज आ जाता है बेटा। बस यहीं से शुरू करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। सॉल पार्टिकल्स कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होगा बेटा। इसके लिए पहले आज का ये पढ़िएगा। थोड़ी सी खतरनाक डेफिनेशंस रहेंगी बेटा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक जेटा पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह डिस्कस करेंगे, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर,
ये एक तरह से थोड़ा सा अगर तुम पहले से नजर मार के आ रहा होगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और कोगुलेशन तक, तो तुम्हें समझने में भी आसानी होगी बेटा और मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट थोड़ा बहुत हो गया होगा, तो उसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया होगा, तो यहाँ हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक जेटा पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे। टेस्ट का सिलेबस बेटा सरफेस केमिस्ट्री पूरा आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पिछला इतना चल गया, सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस बार जेई का पेपर देखा, थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा अच्छा पेपर बनाया जाएगा और थोड़ा सा कुछ पोर्शन केमिकल काइनेटिक्स का भी ऐड कर देंगे। हमारे तीनों टॉपिक रिवाइज भी हो जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स, और पेपर का डिस्कशन जरूर करेंगे। एक क्लास पेपर का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे मार्क्स क्या जस्टिफाइबल है, क्या तुक्के मारते हो तुम, क्योंकि पेपर नॉलेज को जस्टिफाई करने के लिए दिया जाता होता है, मार्क्स के लिए नहीं होता, नॉलेज के लिए पढ़ना होता है बेटा। नॉलेज अच्छा होगा तो मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में आ ही जाएंगे। ओके, थैंक यू।